अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंचाश्री परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य एवं गुरुजन वृंद तथा सभा में उपस्थित प्यारे साथियों, आज मैं राजा डीएम शिया इंटर कॉलेज के इस खूबसूरत हॉल में विजयकरण के पक्ष में बोलूंगा। बोलने से पहले मैं दो लाइन कहना चाहता हूँ कि है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, और जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जोरों से उनका जनाजा निकलना फ्यू कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूं जौनपुर, और जौनपुर में जो सिया कॉलेज है, आज वहां पर फंक्शन है। हम लोगों को इनवाइट किया गया है, बल्कि हम ही लोगों ने हर स्कूल से बच्चों को इनवाइट किया गया है स्पीच देने के लिए। तो गाइस, आज हम लोग जाएंगे वहाँ पर, हम लोग भी जाएंगे। तो हम लोग भी, मेरे दोस्त लोग जाएंगे, दोस्त जा रहे हैं मेरे, तो वो लोग भी स्पीच देंगे, कुछ अपनी बातें रखेंगे। और हर स्कूल से जो बच्चे इनवाइट किए गए हैं, तो वो भी आएंगे, अपनी बातें रखेंगे। तो चलिए गाइस, मैं आप सभी लोग वहाँ का व्यू दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊँगा, अपने दोस्त से जैकेट लूँगा। जैकेट लेने के बाद, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो गाइस, अभी मैं जाऊँगा सीधा अपने दोस्त से जैकेट लूँगा। जैकेट लेने के बाद अपने दोस्तों से मिलूँगा, और फिर मैं आप सभी लोग को रास्ते का व्यू दिखाऊँगा। तो तब तक आप लोग का आनंद लेते रहें। तो गाइस, मैं आप सभी लोग को चलिए दिखाता हूँ। तो यहाँ से मिलता हूँ फिर अपने दोस्तों से, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे। मैं अपने दोस्तों के पास आ चुका हूँ, चलिए मैं आप सभी लोग को दिखाता हूँ, अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ अभी। तो फाइनली आप लोग जैसे देख सकते हैं, मैं अपने दोस्तों के पास पहुँच चुका हूँ। ये आर्ट और ये उबैद, इनका नाम है। तो हम तीनों लोग जा रहे हैं जौनपुर। अभी जैसे आप जानते हैं सिया कॉलेज हम लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पर अभी वहाँ पर हम लोग पहुँचने के बाद मैं आप सभी लोग को दिखाऊंगा वहाँ का व्यू। और आप लोग हमारे बने चैनल पर नए चैनल के सब्सक्राइब। सभी दोस्त आ चुके हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे। गाइस, अभी आप लोग जैसे देख सकते हैं, और इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है कि हम लोग को गाड़ी चलाते समय हाथ ठंडा जा रहा है एकदम। गाइस, अभी यहाँ पर गाड़ी चला रहे हो अपने भाई, एकदम हाथ उनका ठंडा चुका है। वो लोग भाई कैसे चलाए गाड़ी। और आप लोग जैसे कोहरा भी देख सकते हैं, कितना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है कि कोहरा से हम लोग गाड़ी चला नहीं पा रहे हैं। तो चलिए गाइस, आप सभी को चलिए आप लोग दिखाता हूँ आगे का व्यू। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को देख कर पसंद आएगा। बस गाड़ी आप लोग निकल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम गाड़ी कोयला का पड़ा आप लोग। भाई भैया, आपको कैसा लग रहा है गाड़ी चला रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। बस यही है कि हम लोग बस जाने वाले थे बाइक से आजा। और ठंडी की काफ़ी की हाथी जहाज नहीं लिख पा रहे होंगे। कैसा लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा पड़ गई है, अब क्या करें। चलिए मैं आप लोग को आगे दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कोहरा ही बढ़ रहा है। आप लोग जैसे देख सकते हैं कि इतना कोहरा है कि यहाँ पर हम लोग सही से गाड़ी तक चला नहीं पा रहे हैं। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने, चलिए मैं आप लोग दिखाता हूँ आगे कभी, और आप लोग वीडियो का आनंद लेते रहे। चलिए मैं आप दिखाता हूँ आगे कभी। तो फाइनली जैसे आप देख सकते हैं कि मैं कोरिडिया पुल के पास पहुँच चुका हूँ, और अभी हम इधर ठंडा चुके हैं कि कोहरा हम लोग का आसपास इतना पड़ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है कि हम लोग का हाथ में एकदम ठंडा चुका है। तो हम लोग थोड़ी देर रुके हुए हैं। तभी हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, थोड़ा आराम करने के लिए, थोड़ा आराम कर इसके बाद चलते आगे के लिए। तो पानी का हम लोग आराम कर चुके हैं, हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो गाइस चलिए आप लोग पहुँचने के बाद आनेंगे, उसके बाद आप लोग बिठाने के बाद चलेंगे हम लोग सिया कॉलेज। हम लोग राष्ट्रीय का नाम है नागेंद्र सर। तो आप लोग हम लोग पहुँचने के बाद जैसे कि हम लोग जा रहे हैं जौनपुर सिया इंटर कॉलेज, जो बहुत खूबसूरत हाल में। और अभी हम लोग रस्ते से हमारे प्रवक्ता नागेंद्र साहब को गाड़ी पे दिया के चलेंगे सिया इंटर कॉलेज, और हमारे साथ में गाइस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं चौराहा पर। पहुँचने के बाद आप लोग को दिखाऊंगा आगे तक, आप लोग को दिखाऊंगा आगे। जी गाइस, देखिए जैसा कि आसाम भाई कह रहे हैं कि आप भी गाड़ी चलाइए, तो हम भी चला रहे हैं, और हाथ वोट एकदम ठर रहा है। तो गाइस अभी हमारे हाथ भाई इतनी ठंडा है कि गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि अभी गाड़ी को ठंडी से काफ़ी पड़ रही। कोहरा आप इससे देख ही सकते हैं कि कोहरा इतना ज़्यादा पड़ा। गाइस जल्दी में दस्ताना अर्थ अपना भूल गए हैं, उनको लग रही है अभी फिलहाल ठंड, गाड़ी चला रहे हैं। आप देख सकते हैं
चलिए मैं आप लोग को दिखाऊंगा आगे कर दूँ। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अटाला मस्जिद जौनपुर, जो काफ़ी मशहूर अटाला मस्जिद है। तो मैं पहुँच चुका हूँ अभी अटाला मस्जिद के पास। और जैसे मेरे दोस्त अभी अंदर जा चुके हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे दोस्त लोग अंदर जा चुके हैं। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ अटाला मस्जिद का अंदर का व्यू। सिया कॉलेज के पास पहुंच चुका हूं। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूं सिया कॉलेज के अंदर का भी। तो फाइनली गाइस यहाँ पर प्रोग्राम शुरू 11 बज चुका है और हम लोग जा रहे हैं सीधा प्रोग्राम पर, जहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। हम लोग जा रहे हैं हॉल में, जो अभी प्रोग्राम कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। तो चलिए गाइस आप लोग हमारे साथ बने, चलिए मैं आप लोग दिखाता हूँ आगे का। तारीफ कराने की आवश्यकता नहीं है। मौसम समारोह प्रतियोगिता के वो एक पहचान कर चुके हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद है। हम इस कार्यक्रम का अभी विधिवत के चित्र पर माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करेंगे। हम अपने जो प्रतियोगिता है, जो छात्र नहीं बैठ पाए हैं, सबसे पहले हम अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजीव रंजन मिश्र जी, जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर, और विशिष्ट अतिथि श्री डॉक्टर विजय शर्मा जी को अनुरोध करेंगे कि चित्र पर माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आपका मिलता होगा आयोग का स्वागत करें श्री मोदी के चित्र पर और विशिष्ट अतिथि माल्यार्पण करते हुए सभी छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी दिशा में कि उनके अंदर की जो छिपी हुई भाषा कला है, भाषा शैली है, उसको बाहर निकालने के लिए 1969 से लगातार अनवरत जौनपुर की एक विशिष्ट प्रतियोगिता है जो लगातार हर वर्ष आरंभ होती है और अनेक प्रकार के छात्रों को एक मंच प्रदान देश के विकास में सहायक है। निजीकरण देश के विकास में सहायक है। इसमें प्रत्येक विद्यालयों की टीम जो 2 छात्रों की जिसमें अपने इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेगा। हर टीम के सदस्य को 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 4 मिनट के बाद यहाँ पर एक वार्निंग बेल बजेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अभी 1 मिनट आपके पास और समय बचा है। आप 1 मिनट में अपनी बात को कंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरा मैटर देखा जाएगा, मैटर कैसा है उसका आकलन भी 10 नंबर में होगा। तीसरा जो एक्सप्रेशन, 3 अलग-अलग श्रेणियों में इनका मूल्यांकन किया जाएगा। लैंग्वेज, मैटर और एक्सप्रेशन में 10-10 मार्क दिए जाएंगे। और इन तीनों आप हजरात के हुजूर सलाम मोहब्बत पेश करती हूँ और जनाब मुफ्ती रजा साहब की बारगाह में खराज अकीदत नज़र करती हूँ। कबूल
सार्वजनिक क्षेत्र से निजीकरण जनता के लिए किस प्रकार फायदेमंद सिद्ध है। सबसे पहले आप विद्यालयों को ही देख लीजिए। निजी विद्यालयों में फीस की महंगाई की वजह से इसमें बहुत से बच्चे दाखिला लेने में असमर्थ हैं। इसमें फीस की महंगाई पर भी कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ किताबें, टाई, बेल्ट सब बहुत महंगे हैं और हम सभी को ये अच्छी तरह से पता है कि भारत की 22% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, जो अपने बच्चों को मात्र कुछ पैसे देकर अपनी शिक्षा पूरी करते हैं और अपने भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर उन विद्यालयों का निजीकरण कर दिया गया कैसे बढ़ेंगे। अतः निजीकरण हमारे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि हमारे देश की बात तो कुछ उद्योगपतियों के हाथों में नहीं जाना चाहिए। इससे अमीर और अमीर होता चला जाएगा, गरीब और गरीब होता चला जाएगा, जिससे हमारा देश विकसित के बजाय जीवन भर विकासशील ही रहेगा। कारोबारी और हुकूमत में दलदली अभी आ रही है। कारोबारी और हुकूमत में दलदली अभी आ रही है। हर विभाग को निजीकरण करने की तैयारी है। हर विभाग को निजीकरण करने की तैयारी है। और मैं रोजगार की बात करूं तो यहाँ बैठे सभी लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या वे निजी क्षेत्र में जाना चाहते हैं। मेरे अनुमान के अनुसार आधे से ज्यादा दबाव, समाज सम्मान, मेडिकल क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों को फ्री हेल्थ केयर सुविधा, अगर इन सभी चीजों का निजीकरण कर दिया गया तो जनता इस सुविधाओं से वंचित हो जाएगी। और यहाँ बैठे मैं अगर सरकारी बैंकों की बात करूं तो सरकारी बैंक में कोई गरीब व्यक्ति आसानी से खाता खुलवा सकता है, लेकिन निजी बैंक में मिनिमम अमाउंट होना जरूरी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर गरीब व्यक्ति के पास मिनिमम अमाउंट हो, इसमें सफर ही नहीं कर सकता और न ही इसकी सुविधा पा सकता है क्योंकि भारत की गरीब जनता के लिए वरदान, क्योंकि इसमें रेलवे जो सबसे सस्ता यहाँ खा सकता है। लेकिन अगर इसका भी निजीकरण कर दिया तो वही गरीब व्यक्ति जो 50 रुपए देकर रेलवे का सफर करता है वही 500, 1000 हो जाएगा तो गरीब व्यक्ति के ऊपर आप फायदेमंद हो। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश के लिए मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि निजी का वो कीमत है, निजी का वो कीमत है जो गरीबों की रोजी रोटी तक चट कर जाएगा। निजी का वो कीमत है जो गरीबों की रोजी रोटी तक चट कर जाएगा। अगर समय रहते इस पर कीटनाशक का छिड़काव न किया गया तो पूरा इंचा ही मिट जाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्र। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आमंत्रित करेंगे बोलने के लिए, लेकिन उसके पूर्व आप अपने विद्यालय के प्रबंधन महोदय से कहेंगे कि उनका उनको मोमेंटो देकर के उनका अवलोकन करके स्वागत करें। आप श्री राजीव कुमार मिश्र जी बिहार जिला विद्यालय जौनपुर, उनका आगे बोलना हमारे हम अपने मेहमान का स्वागत करने के बाद हम उनके विचार सुनना चाहेंगे। अनमोल विचार छात्रों को दें ताकि वो सीख मिल सके, हम सब छात्रों को सीख मिल सके। कृपया मंच पर आप उसका एक बार योगदान करने का स्वागत करें। उसी तरह साथ की शक्ति में इस वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने प्यारे बच्चों, मुझे लगा कि अभी जो मंच के संचालक थे उन्होंने कहा कि व्यवस्था के विचारों को सुना जाए। मुझे तो ये लगता है कि मुझे आप लोगों को सुनना चाहिए, विधायक मंडल को सुनना चाहिए, मैनेजर साहब को सुनना चाहिए और इससे भी बढ़कर जो इस पर प्रतिभाग कर रहे बच्चे उनको सुनना चाहिए। लेकिन समय की कुछ बंदिशें होती हैं, जिस कारण मैं समय नहीं दे पाता हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूँ मैनेजर साहब को, प्रिंसिपल साहब को कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ और मुझे लगता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक को या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, इस पद पर मैंने कार्य किया करीब 3 साल। मुझे लगता है कि हमारा मूल दायित्व, मूल कर्तव्य ही यही है कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ, आप लोगों को सुनूँ, आप लोगों से कुछ सीखूँ और आप लोगों से कुछ शेयर करूँ जो मेरे जीवन का अनुभव है। और विद्वान विधायक मंडल यहाँ सामने हमारे, मुझे लगता है कि मुझे उनको भी सुनना चाहिए। तो क्षमा चाहूँगा आप सभी लोगों से, मैं कुछ गालिए कार्य है मैं आता हूँ इस विषय पर और आप लोग के बीच में आके मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलती है। मैंने साहब
इसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ आपको, प्रिंसिपल साहब को और इस विद्यालय के जो आयोजक मंडल है। मुझे लगता है कि जब मैं बच्चों के बीच में आता हूँ तो ये एहसास नहीं होता कि ये है कि इसी विषय से मैं जिस बात विवाद पर आप लोग बोले भी बहुत अच्छा था। इसके लिए पूरा मैं धन्यवाद देता हूँ विद्यालय के प्रमुख स्टाफ को, प्राचार्य को और इस विद्यालय के जो भी शिक्षक हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है। विशेष रूप से युवा शास्त्र के प्रवक्ता होंगे, उनको विशेष धन्यवाद देता हूँ कि बच्चियों में कंटेंट भी अच्छा था, अभिव्यक्ति भी अच्छी थी और ये होना चाहिए। देखिए बात विवाद की जो प्रतियोगिता होती है ये शिक्षा का मूल है और वैसे भी अगर आप सृष्टि का विकास देखिए तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं जड़ और चेतन दो चीजें हैं, इसी से सृष्टि है। अर्थात वहाँ भी वाद विवाद संवाद थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस, यही हमारी प्रगति का मंत्र है। जो हेगेल कहते हैं या कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्व है अर्थशास्त्र में वो यही थेसिस होगी, एक कोई पक्ष में होगा उसमें एंटीथेसिस होगा और इसको मिलकर एक सिंथेसिस होगा। तो ये प्रगति का क्रम भी यही 15 वर्षों का। मुझे लगता है कि हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे चाहे वो प्राथमिक जूनियर के हो या इन सरकारी एडेड विद्यालयों के बच्चे हो, ये काफी प्रतिभा संपन्न है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गत वर्ष का परिणाम भी है और जौनपुर जनपद के बारे में तो जितना कहा जाए कम है। मुझे लगता है कि प्रदेश नहीं पूरे देश में कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ यहाँ के विद्वान अपना पर्सनल लगाते हो। तो ऐसे लोगों के बीच में बोलना भी थोड़ा कठिन होता है, लेकिन कुछ अपने अनुभव आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैं प्रसंग बस कर रहा था कि निजीकरण की बात चल रही थी तो मैं जो कहा कि मैं आप लोगों को समय नहीं दे पाता। ये निजीकरण से जुड़ा एक प्रश्न है। कार्ल मार्क्स जब अपने युवा दिनों में था, सामान्य तौर पर कार्ल मार्क्स को, साम्यवाद को हम लोग यही मानते हैं इसमें वही था कि लड़ाई झगड़ा करो, मारो काटो, अमीरों को मार दो, खत्म कर दो, कब्जा कर लो। सामान्य रूप से ये बात है, उसमें वर्ग की बात कही गई है। लेकिन कार्ल मार्क्स जब युवा हुआ करता था, जवानी के दिनों में था, कार्ल मार्क्स एक कवि हृदय, जो एक कवि का हृदय होता है बहुत भावनात्मक विषय की बातों को रखता है। तो 1844 में उसकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसको कम लोग जानते हैं, इसलिए कि कार्ल मार्क्स की पहचान साम्यवाद से जिसमें संघर्ष आर्थिक स्तर बढ़ा, जीवन स्तर बढ़ा और उत्तरोत्तर ये चल रही है। ये अलग बात है कि बीच बीच में उसमें कुछ सरकारी हस्तक्षेप भी होता है और ये होना भी चाहिए। मैं आपको बताऊं, आप लोगों के लिए काम आएगा आगे के बाद जो प्रतिभागी हैं कि अमेरिका में भी खुली अर्थव्यवस्था थी। और एक बात और बता दूं, आप लोग जानते होंगे, विद्वान लोग हैं, बच्चों को जानना भी चाहिए, बच्चों को भी बताइए। 1776 में जो मुख्य रूप से लिबरलाइजेशन, उदारीकरण या निजीकरण कर दीजिए आप, उसकी जब न्यू अमेरिका में पड़ती है तो आगे आते आते कुछ दिनों बाद ये लिबरलिज्म न्यू लिबरलिज्म में बदल जाता है। उदारवाद नौ उदारवाद होता है। उदारवाद नौ उदारवाद में अंतर क्या है? एक स्टेप आगे है। उदारवाद में एक विशेषता थी कि उसने परिवार को बाजार नहीं माना। जब नौ उदारवादी व्यवस्था आई, जब उदारीकरण निजीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ी तो उसमें परिवार भी बाजार। आप सोचते होंगे, आप अपने घर में देख लीजिए, यहाँ जितने अनुभवी लोग हैं, ये तुम लोगों के लिए काम की भी बात है बच्चों, ये जानना चाहिए। और जो भी यथार्थ है, हार्ड रियलिटी है लाइफ, उससे परिचित होना चाहिए, उससे भागने का कोई मतलब नहीं है। तुम अपने परिवार में देखो, अगर तुम्हारे 3-4 भाई बहन हैं और अगर कोई पढ़ने में ठीक ठाक है तो जब तुम्हारे घर में मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पिताजी सबसे पहले परिचय उस बच्चे से कराएंगे जो पढ़ने में ठीक ठाक हो, भले ही वो उम्र में छोटा हो। कहेंगे कि ये मेरा छोटा बेटा है, ये छोटी बेटी है और ये करती है। और कमाई अगर है तब तो कहना नहीं, अगर बड़ा बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, छोटा बेटा कमा रहा है, तो पहले परिचय वो छोटा बेटा का कराएंगे। लेकिन मैनेजर साहब हैं और निर्णायक मंडल है, मुझे लगता है या विद्वान गुर्जर वृंद है इस विद्यालय के, आप याद करिए जब हम लोग अपने बचपन में थे तो ऐसा परिचय नहीं होता था। उसमें परिचय का क्रम बड़े बेटे से शुरू होता था, भले ही वो बेरोजगार हो, निरक्षर हो। पहला परिचय होता था कि ये फलाने मेरे बड़े बेटे या मेरी बड़ी बेटी, उसके बाद ये क्रम चलता है। लेकिन जो नौ उदारवाद की अवधारणा आई, जो आज आपका वाद विवाद का विषय है, उसमें परिवार की बात। अगर कोई छोटा बेटा बहुत कामयाब है अपने जीवन में आर्थिक दृष्टि से, जो आज का वाद विवाद का विषय है, तो गार्जियन सबसे पहले उस बच्चे का परिचय कराता है फलाना
IES पुराना जिला विद्यालय ब्रिज उस पर अब परिवार भी हो गया। मैं इसलिए कहा कि आप लोग अभी हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र हैं और जीवन में तो धीरे धीरे जब जीवन में कदम रखेंगे और प्रसंगवश ये हमारी शिक्षा व्यवस्था से भी जुड़ा है, लेकिन जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी आई है संजोग से सौभाग्य से, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जूनियर स्तर से अर्थात कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। और एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जब हम नव उदारवाद के युग में जी रहे हैं जहाँ परिवार भी बाजार हो गया, तो बच्चों में व्यावसायिक दक्षता का विकास होना चाहिए। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन की बात करती है और उस दिशा में कदम भी बढ़ रहे हैं। पाठ्यक्रम डिजाइन हो रहा है अपने प्रदेश में SCERT के मार्गदर्शन में, बोर्ड के मार्गदर्शन में, बेसिक शिक्षा परिषद के मार्गदर्शन में। तो आप लोग इस बात को मानिए और इस ढंग से अपना अध्ययन अध्यापन करिए कि आप नव उदारवाद के युग में जी रहे हैं जहाँ परिवार भी अब बाजार हो चुका है। और बहुत कुछ आपसे बात करनी थी। मैं ये कह रहा था कि निजीकरण के साथ साथ अमेरिका जैसे देशों में भी सार्वजनिक हस्तक्षेप होता है। आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ेंगे और अपनी जानकारी करेंगे। अमेरिका जैसे देश में भी 1960 जब अर्थव्यवस्था में थोड़ी गिरावट आई तो वहाँ के शास्त्रियों ने विचार किया कि हमारे देश में जो इतना विकसित देश है जिसकी अर्थव्यवस्था शुरू से उदारवादी रही, निजीकरण की तरफ नहीं मान लीजिए, तो वहाँ ये गिरावट क्यों आई। तो वहाँ एक अर्थशास्त्री होते थे, आप सभी लोग नाम सुने होंगे, कीन्स। तो कीन्स एक मॉडल दे कुछ जैसे कि नीतियां बनाती है, इसके कारण जैसे कुछ बड़े-बड़े उद्योगपति हमारी जनता पर, गरीब जनता पर राज करते हैं, दबदबा बन जाते हैं। और अगर बात करें हम बैंक की, तो बैंक में अगर निजीकरण के अंदर जो बैंक आती है, तो उसमें जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपनी नौकरी खोने के डर से 2 घंटे काम करने की बजाय 5 घंटे करते हैं काम, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हमारी नौकरी कहीं ना चली जाए। और जो अगर निजी
जवाब देंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंचाश्री परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य एवं गुरुजन वृंद तथा सभा में उपस्थित प्यारे साथियों, आज मैं राजा डीएम शिया इंटर कॉलेज के इस खूबसूरत हॉल में निजीकरण के पक्ष में बोलूंगा। बोलने से पहले मैं दो लाइन कहना चाहता हूँ कि है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, और जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जोरों से उनका जनाजा निकलना चाहिए। का देश कहा जाता है, जहाँ रहन सहन, खान पान, भाषा आदि तमाम चीजों में विविधता पाई जाती है। वहाँ किसी भी चीज के उचित या अनुचित होने का निर्णय कुछ नियत मानदंडों के आधार पर नहीं किया जा सकता। किसी भी चीज के वरदान या विशाल होने का फैसला उनके जनहित कार्य अर्थात बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर किया जाता है। प्यारे साथियों, आजकल निजीकरण शब्द का शोर काफी सुनाई दे रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा नियंत्रित अधिकतर कंपनियां निजीकरण की राह पर है। मित्रों, सर्वप्रथम निजीकरण क्या है, क्या जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र या उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। यानी निजीकरण एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम औद्योगिक संस्थान व इकाइयों को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना। यहाँ पर स्थानांतरित करने का अर्थ है कि स्वामित्व सरकार के हाथों से निकलकर निजी व्यक्ति या समूह के हाथों में आ जाता है। मित्रों, मैं मानता हूँ यदि कोई भी ऐसी योजना, नीति या कार्य जिससे ज्यादा लोगों का कल्याण हो, वह निश्चित रूप से वरदान साबित होगी। हमारा देश प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के साथ साथ एक मिश्रित अर्थव्यवस्था तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। 1991 ईस्वी से लेकर अब तक समय पर विभिन्न राज्यों में प्राइवेटाइजेशन किया गया। वर्ष 1997 ईस्वी में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जो लाभ 11 कंपनियां जो लाभ की स्थिति में थी, उन्हें नवरत्न का दर्जा दिया गया और इन सार्वजनिक उपक्रमों को पर्याप्त फ्रीडम दी गई ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी पहचान बना सके। मित्रों, जहां तक देश के विकास का सवाल है, वह तभी संभव होगा जब हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी होने का सपना साकार होगा, और वह तभी संभव होगा जब सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण होगा। दरअसल देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए देश के प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को बढ़ाए बिना लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधर सकता। कभी सोने की चिड़िया था हमारा देश, इस ख्याति को हमें पुनः प्राप्त करना है। अब समय आ गया है कि इसे सरकार के चुंगल से आजाद कराया जाए, जिससे हमारे देश का सर्वांगीण विकास किया जाए। मित्रों, जब से हमने सरकारी हाथों को थामा है, तब से हमारे बीच भाईचारा, शांति प्रेम जैसे गायब भी हो गई है। चारों तरफ बेईमानी, लूट खसोट और कामचोरी लोगों को रंग रंग में समाई हुई है। प्यारे साथियों, निजीकरण से देश का विकास होगा। आज हमें आजाद हुए 70 साल से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन आज भी हमारी सरकार बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी को दूर करने के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। और यह बात किसी से छिपी नहीं हुई है। लंबे समय तक एयरलाइन, बीमा, गैस, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में सरकार का वर्चस्व रहा है, किंतु परिणाम वही भाग के 3 बार। प्यारे साथियों, यदि सही मायने में देखा जाए तो हमारे देश का विकास तभी हो सकता है जब सर्वप्रथम शिक्षा का विकास होगा, और शिक्षा का विकास तभी होगा जब शिक्षा का निजीकरण होगा। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के पास शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों में वे सभी को विराम देते हुए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि मैं भूखे संसदों के घर से आया हूँ, मैं भूखे संसदों के घर से आया हूँ, अदालतों के चक्कर लगा कर आया हूँ, अदालतों के चक्कर लगा कर आया हूँ, सभी दफ्तरों में भी चक्कर लगा कर आया हूँ, सभी दफ्तरों में भी चक्कर लगा कर आया हूँ। तब जाकर के शब्दों को चिंगारी दी, तब जाकर के शब्दों को चिंगारी दी और कलम से हमने निजीकरण का नाम दिया। हज़रात मोहतरम, और इस के जरिए अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ कि न समझोगे तुम मिट जाओ क्या हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तुम मिट जाओ क्या हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तदबीर होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तदबीर होगी दास्तानों में। वतन की फिक्र करना मुसीबत आने, वतन की फिक्र करना मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं रास्ता। हज़रात, आजकल निजीकरण का शब्द बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है, क्योंकि हुकूमत के ज़रिए कंट्रोल ज्यादातर कंपनियां निजीकरण की राह पर काम कर रही है। हुकूमत बड़े पैमाने पर निजकारी यानी तमाम शोबों में सरकारी कंपनियों को फरोख्त करने पर जोर दे रही
यही आपके अच्छे दिन है भला? क्या यही आपके अच्छे दिन है भला? हर विभागों में ही निजीकरण होगा। प्राइवेट सेक्टर में किसी भी कंपनी में पासादारी हो तो मुकाबला न होने की वजह से कंपनी अपने फायदे के लिए चीजों की कीमतें बढ़ा देती है। कंपनी अपने फायदे के लिए चीजों की कीमतें बढ़ा देती है। निजी शोभा सिर्फ अपने मुफादात के लिए काम करता है। निजी शोभा सिर्फ अपने मुफादात के लिए काम करता है। हज़रात मोहतरम, अगर निजीकरण बहुत अच्छी चीज है तो मेरा ये मशवरा है कि निजीकरण जब कर ही रहे हो तो मेरी दुनिया रसूले, निजीकरण जब कर ही रहे हो तो मेरी दुनिया रसूले, लगे हाथ संसद का भी निजीकरण कर दे, लगे हाथ संसद का भी निजीकरण कर दे। गरीब आदमी कर दिया है, गरीब आदमी कर दिया है। सबका हमारे मेरा भारत भारत, मेरा भारत भारत रहने दो। न्यू इंडिया बनाने वालों, न्यू इंडिया बनाने वालों, आदमी से बढ़कर पैसा नहीं, आदमी से बढ़कर पैसा नहीं। बस इतनी बात समझ लो, बस इतनी बात समझ लो। निजीकरण जब कर ही रहे हो तो मेरी इतनी अर्ज सुन लो, निजीकरण जब कर ही रहे हो तो मेरी इतनी अर्ज सुन लो। लगे हाथ संसद का भी निजीकरण कर दो, लगे हाथ संसद का भी निजीकरण कर दो। अल्लाह जय अगले विद्यालय राज कॉलेज तथा राजाश्री इंटर कॉलेज। कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली इस फंक्शन ख़त्म हो चुका है। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं घर। गाइस इसी यहाँ से हमारी वीडियो होती है डी एंड। गाइस चैनल पर नया, चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो करिए लाइक। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।